डॉक्टर मेहरब ने जो मुकदमा रखा है उस पर आपको इतराज़ है कि ये कौन सी साइंस है भाई जिन्स दो ही होती हैं, मेल है या फीमेल है, दैट्स इट। तो ये ट्रांसजेंडर क्या है? नथिंग। ख्वाजा सरा कोई औरत नहीं हो सकती। ये मर्दों की तरफ माइल तो पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ हैं वो असल में हम जिन्स परस्ती के लिए काम कर रही हैं। और मार्च का भी यही एजेंडा है। ये जो अमेरिका की तरफ से $200 मिलियन जो कि ऑन रिकॉर्ड है, ये कि मेरी जेब में आता है। ये डॉक्टर मेहरब ने जो मुकदमा रखा है उस पर आपको इतराज़ है? उसकी समरी ये है कि हर इंसान पहले औरत होता है। हाँ, रह चुका है। हाँ। उस पर आपको पसंद नहीं आई बात ये? मुझे हर लफ्ज़ बात बुरी लगती है। नेचुरली ये भी बुरी लगेगी। देखिए, हम इस तबके से कहते हैं कि हमारे साथ आप इंगेज करें अच्छे लेवल पे। दैट इज़ साइंस, दैट इज़ साइकोलॉजी, दैट इज़ फिलोसफी एंड ऑब्वियसली अबव ऑल रिलीजन। तो इस तबके से हम ये बड़े अरसे से यही कहते आ रहे हैं। लेकिन जो ये साइंस कोट करते हैं, सूडो, जो फतवा लेके आते हैं मिसइंटरप्रेटेड, अब इसमें भी जो कल्चर की जो हिस्ट्री वगैरह बताते हैं वो भी सारी गलत। ठीक है। अब जो उन्होंने कहा कि साइंस इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हर इंसान पहले बच्ची होता है और बाद में वो बच्चा बन जाता है, वो साइंस है क्या? अभी हमें भी तो बताएं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अच्छा, आपने जब ये सुना तो आपने फिर उसको देखा जाके? हाँ, कि जो उनके दलाइल हैं वो दुरुस्त नहीं है? मेरे जो सोफ़ा है उसकी आर्म्स जो है वो काफ़ी बड़ी हैं। अगर वो ना होती तो शायद मैं हंसते हंसते नीचे भी गिर जाता कि ये कौन सी साइंस है भाई। ये तो मुझे मारो वाली मीम नहीं, जो तो एक ये उस ग्रेड की ये साइंस उन्होंने बताई है। आपका जो ट्रांसजेंडर है इसके बारे में आपका क्या? पहले ये साइंस थोड़ी सी डिबंक कर लेना, थोड़ी सी रिफ्यूट करें, फिर उसके बाद ट्रांसजेंडर पे आते हैं। लुक, जिन्स दो ही होती हैं, मेल है या फीमेल है, दैट्स इट। अच्छा, हाउ डू वी नो दैट? वेल, वी नो दैट इसलिए कि जो जिन्स की डिटर्मिनेशन है वो गैमेट्स से होती है, और गैमेट्स दो ही होते हैं, स्पर्म सेल है या एग है, तीसरा तो है ही नहीं। अगर तीसरा है नहीं तो तीसरी जेंडर भी नहीं हो सकती, क्योंकि जेंडर जो होती है वो रूटेड होती है सेक्स के अंदर, इनके सेल्फ रूटेड है जिन्स के अंदर। इट्स दैट सिंपल। यानी मैं वो चीज़ कह रहा हूँ कि जो वेरीफाइबल है, कोई भी आदमी आपकी ये हिस्सा सुनते हुए आपकी पॉडकास्ट का वो वेरीफाई कर सकता है कि गैमेट्स का क्या ताल्लुक है जिन्स के साथ, और गैमेट्स कितने किस्म के होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आगे बात आ जाती है क्रोमोसोम्स की। देखिए, हर बच्चा जब पैदा होता है, जब उसकी कंसेप्शन होती है, एट दैट स्टेज वो दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स लेके पैदा होता है। ऐसा नहीं था कि वो बच्ची होता है या बच्चा होता है। एट दैट स्टेज वो कुछ भी नहीं है, ठीक। लेकिन उसने बनना है इसलिए कि गैमेट्स ने डिटरमिन चीज़ कर दी है। अब अगर वो मेल है तो उसके अंदर जो दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर वो मेल है तो वो होगा वुल्फियन सिस्टम होगा, अगर वो फीमेल है तो मुलेरियन सिस्टम होगा। जो बच्चे की जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, इमीडिएटली आफ्टर कंसेप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो मेल बच्चे का जो वुल्फियन सिस्टम है वो बूस्ट अप होना शुरू हो जाएगा, और जो मुलेरियन है वो सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। जितने भी हार्मोन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, सारे के सारे एक को बूस्ट करेंगे, एक सप्रेस, और बच्ची है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मुलेरियन बूस्ट हो जाएगा, वुल्फियन खत्म हो जाएगा। ठीक। लेकिन ये चीज़ पहले से डिटरमिन हो चुकी है, पहले से, बेस्ड ऑन गैमेट्स। अब बच्चा जो है वो उसके बाद पैदाइश होती है एंड सो फोर्थ। डॉक्टर मेहरूब ने जो दो गलतियां की हैं, एक तो उन्होंने बगैर कोई हवाला देते हुए ये कह दिया कि ये साइंस हमें बताती है कि हर बच्चा पहले बच्ची होती है। ये एक ज़माने में ये व्यू रहा है फ्रॉइडियन व्यूज़ पे, लेकिन साइंस की दुनिया में रिफ्यूट हो चुका है, कब से आउट ऑफ डेट एंड ख़त्म हो चुकी है ये बात। अब जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो टोटली इसको डिनाई करती है। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने दूसरी जो बात कही, वो मुसलसल जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है वो उनका हवाला देते रहे। भाई, एक्सटर्नल ऑर्गन्स तो कभी भी जिन्स की डिटर्मिनेशन के लिए क्राइटेरिया नहीं होते। जिस ज़माने में टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती थी, उस ज़माने में हमें सतत कह सकते थे कि यार जो बच्चा पैदा हुआ है उसके आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देख के फैसला कर देते हैं कि मेल है फीमेल है, विच इज़ स्टिल ओके, क्योंकि मोर देन 99% केसेस वो कंसिस्टेंट होते हैं। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि उन जो उसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, क्या वो अलाइंड हैं उसके इंटरनल ऑर्गन से, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और दूसरे ये कि इनके बाहर में कोई इबाम तो नहीं है। इबाम हो सकता है, कुछ बच्चे पैदा हो सकते हैं जुड़ी हुई उंगलियों के साथ, मिसाल के तौर पे, एज ए पॉसिबिलिटी, आउट ऑफ लाइन लिप्स के साथ पैदा, वो एक बायोलॉजिकल अनोमली है। अगर वही उसके प्राइवेट ऑर्गन्स में वो अनोमली आ जाती है तो उससे उसकी जिन्स नहीं चेंज हो जाती। अच्छा, जो मेल है वो मेल ही रहेगा, ठीक। जो फीमेल है वो फीमेल ही रहेगा। आप कह रहे किसी किस्म की, इसे कह सकते हैं कि आप जिस तरह आपने होंठों वाली मिसाल दी है, इसी तरह ऑर्गन्स के ऊपर भी आप इसी तरह से सोच रहे हैं। एग्जैक्टली, 6 उंगलियों के साथ बच्चा पैदा हो गया, ऐसे उसकी जिन्स तो नहीं अलग हो गई। ये इस तरह की एक अनोमली है जो कि आजकल मेडिकल प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है, उसके बाद वो फिक्स हो जाती है। कई दुनिया में केसेस हैं ऐसे, वो हो जाते हैं। सो डॉक्टर मोइज इज रॉन्ग टू बेस द ओपिनियन ऑन एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इंटरनल का जिक्र ही ना करना। और वुल्फियन और मुलेरियन सिस्टम, मुझे नहीं पता कि उनको इस चीज़ की कितनी समझ है या नहीं है, लेकिन अगर उनको समझ होती, मेरा गैस है ये, उनको अगर समझ होती तो वो फिर इस तरह की इंतहाई अनसाइंटिफिक बात ना कर देते कि जो बच्चा है पहले बच्ची होती है और सारे बच्चियाँ ही होते हैं और वो सारे। तो मुझे वैसे लगता है कि किसी दिन उनको, जो डॉक्टर हैं उनको और आपको आमने सामने बिठा के कुछ बातें मुझे करना है। श्योर, I'd be always available। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जेंडर दो ही हैं, या मर्द है या औरत है, ऐसे ही, तो ये ट्रांसजेंडर क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं। कल्चरल मूवमेंट है, रिलीजियसली, साइंटिफिकली, कल्चरली। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है।
اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے اس طرح سے. سائنس میں کوئی جگہ پہلے زمانے میں ٹرانسجینڈرز ہوتے تھے, خواجہ سرا ہوتے تھے, وہ آج بھی ہوتے ہیں, لیکن خواجہ سرا ہونے کے لیے بائی ڈیفینیشن آپ کا مرد ہونا ضروری ہے. کوئی عورت خواجہ سرا نہیں ہو سکتی. خواجہ سرا جتنے خواجہ سرا ہیں وہ مرد ہیں, بائی ریکوائرمنٹ, بائی دا نیسیسٹی آف گرامر, ان کو مرد ہونا ضروری ہے. خواجہ سرا کوئی عورت نہیں ہو سکتی. خواجہ سرا ایک ایسے مرد کو کہا جاتا ہے کہ جس کا میل آرگن نہیں ہوتا, کاٹ دیا جاتا ہے کسی وجہ سے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, لیکن اسے اس کی مردانی کی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ اس جو کروموسومس ہیں وہ ایکس وائی رہیں گے, اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کسی کا رجحان اور جو ملان ہے اگر وہ, اچھا اسی کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. وہ اگر چونکہ آپ نے سب خواجہ سرا کو آپ نے کہا جی یہ مرد ہے, آگے آرگن کے اوپر کوئی نہ کوئی بحث ہو سکتی ہے. میں نے کہا نا کہ خواجہ سرا ہے ہی وہ مرد, اس کے لیے مرد ہی ہونا ضروری ہے. دیکھیں نا, خواجہ سرا عورت نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو تھوڑی سی, آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن میں صرف ایگزامپل ایڈ کر دوں کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مغلوں کے حرموں میں بھی تو ہوتے تھے اور یہ کیا شور ہوتے تھے, انہوں نے کیوں رکھے ہوئے تھے؟ اپنے جو حرم ہیں, جو ان کی خواتین ہیں, ان کی پروٹیکشن کے لیے رکھے ہوئے ہوتے تھے. تو انہوں نے خواتین جو کہ کمزور تھیں ان کی پروٹیکشن کے لیے خواتین گارڈ تو نہیں رکھنے تھے, انہوں نے مرد گارڈ رکھے ہوئے تھے. لیکن وہ حرم کی سینکچری کو چاہتے تھے کہ وائلیٹ نہ ہو, اس لیے وہ ان کی یہ ایبلٹی ٹو ہیو سیکشول انٹرکورس یہ ریموو کر دیتے تھے. لیکن وہ ہوتے مرد تھے, اس لیے ان کو وہاں پہ پہرے پہ رکھا تھا. I mean کیونکہ برین فریز ہو جاتا ہے ان کو یہ آرگومنٹ دیتے ہوئے کہ دیکھیں ہم وہاں پہ بھی ہوتے تھے. وہ مرد ہوتے تھے تو ہی ہوتے تھے نا, کیونکہ مردوں والا کام تھا. اچھا اب یہ جو خواجہ صاحب میں کہوں گا کہ یار کچھ لوگوں کا رجحان خواتین کی طرف ہوتا ہے, کچھ کا مرد کی طرف. اب آپ چونکہ آپ کا پہلا آرگومنٹ ہے مرد والا, تو ہونا تو صرف یہ چاہیے کہ صرف خواتین کی طرف ان کا ملان اور رجحان ہونا چاہیے, لیکن یہ مردوں کی طرف مائل کیوں؟ یہ رجحان ایک اور چیز ہے, اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ووم کے اندر ایک کوئی میڈیکلی بھی یہ چیز پاسبل ہو سکتی ہے کہ ایڈیشنل ایکسپوجر ٹو ٹیسٹوسٹیرون, اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. جینڈر ڈسفوریا ایک ریکگنائز مینٹل کنڈیشن ہے, عام طور پہ وہی ہوتی ہے کہ جس میں ایک انکنگروئنس آ جاتی ہے کہ کوئی بچہ ہے وہ اپنے آپ کو بچی سمجھنا شروع کر دیتا ہے, کوئی بچی ہے وہ اپنے آپ کو بچہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے. اٹس پاسبل, لیکن ان چیزوں کا علاج کیا جاتا ہے. تو آپ یہ چیزوں کا یہ نہیں کیا جاتا کہ آپ ان چیزوں پہ آپ ایک جینڈر علیحدہ سے کرتے ہیں, کیونکہ آپ کسی کی ذاتی نہیں, سائنس جو ہے نا ایک آبجیکٹیو چیز ہے. آپ کسی آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ کو کسی انسان کی سبجیکٹیو اوپینین کی بیس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ایک کے لیے کریں تو سب کے لیے کرنا ہوگا. سو مثال کے طور پہ ایک بچہ وہ خود کو بچی سمجھتا ہے تو اس کا علاج ہے نا, کرا دیں, دنیا میں اویلیبل ہے, تھراپیز ہیں. اور ویسٹ میں جب اس کے خلاف کئی کلچرل موومنٹ تھی کہ نہیں آپ نہیں کرا سکتے بچے کو, بچی جو اگر بچی سمجھتی ہے تو اس کو آپ وہی کہیں. اب وہاں پہ NHS پہ کیسز ہو رہے ہیں, اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ جو ٹریٹمنٹ کرتے رہے ساری غلط کرتے رہے ہیں. ابھی 4.5 سال کی ریسرچ کچھ دن پہلے سامنے آئی ہے, 4.5 سال لگے اس ریسرچ کو کہ جو میتھڈولوجیز یوز کی جاتی ہیں, جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک کوئی سولیڈیٹی نہیں ہے, وہ اپنا سالڈ نہیں ہے, وہ بس ہائپوتھیٹک تجربے لوگوں پہ کرتے رہے, ہائپوتھیٹکلی کے تھوڑے ایکسپیریمنٹس پہلے گئے, ان کو پھر ریئلٹی میں وہ ایگزیکیوٹ کرتے رہے, اور یہی وجہ کہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئیں. تو یہ شور ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہے وہ خود کو بچی سمجھتی ہے, لیکن اسٹڈیز کے مطابق سم ویئر بٹوین 60 to 94% کیسز بائی دا ٹائم دے ہٹ دا پیوبرٹی, وہ جو اصل ان کی جو جینڈر ہوتی ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. جو نہیں جاتے اگین ان کا علاج پاسبل ہے, وہ ہونا چاہیے. تو لوگ اپنے جینڈر چینج کرتے ہیں, یعنی میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ کئی جس طرح شکایت آئی سینٹر مشتاق صاحب نے کہا جی لوگوں نے اپنے مرد عورت بن گئے, عورت مرد بن گئے, ایسا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے 29,000 کا تو ڈیٹا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وچ از دا کویسچن, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی کیوں اپنا جینڈر چینج کر کے لکھوانا چاہے گا؟ دیکھیں ایک تو ہو سکتا ہے جینون غلطی ہوگی, یہ تو ہو سکتا ہے. اچھا آپ غلطی نادرہ کے اندر ہوگی, نادرہ کے اندر, یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ ریکٹیفائی کرنا, اس کا نادرہ کے اندر ایک پروسیجر موجود ہے, وہ تو ہو سکتا ہے. وہ تو اس دن بھی میں نادرہ میں گیا, ایک اپنا مجھے کام تھا, تو وہاں پہ ایک صاحب کے آئی تھنک 2 بچے تھے لیکن ایک لکھا ہوا تھا, تو وہ بھی اس پروسیس پہ نہیں, آپ نے غلطی ہے, یہ ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں, جینڈر غلط لکھی گئی. دوسرا جو ہمارا ویو ہے, ایویڈنس بیسڈ ویو ہے کہ اصل میں یہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو گیٹ وے اس کا کریٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ایسا بگ کلائم, رائٹ. کون کرنا چاہ رہا ہے, کیسے کرنا چاہ رہا ہے؟ اوکے, اس کلیم کے آپ کے سوال کے اندر یہ ساری چیزیں یہ کور ہو جاتی ہیں. دا اسٹرکچر گوز سم تھنگ لائک دس. بدنام زمانہ آرگنائزیشن دنیا بھر میں ہم جنس پرستی کو پھیلانے والی, اس کا نام ہے ایلگا کی اپنی رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے غائب کر لی ہے, لیکن ہم نے پہلے ڈاؤن لوڈ کر لی تھی, سو وی ہیو دی ایویڈنس آف اٹ. ایلگا نے یہ اسٹرکچر پورا ایکسپلین کیا ہے, یہ پاکستان میں ہم آپریٹ کیسے کرتے ہیں. ہم جنس پرستی کو پھیلانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹیز, کیونکہ ٹرانسجینڈر کمیونٹیز پاکستان میں چونکہ ہم جنس پرستی پہ ایک سوشل اسٹگما ہے, تو کوئی کھل کے کام نہیں کر سکتا, تو ہمیں پھر ان کا امبریلا یوز کرنا پڑتا ہے. سو پاکستان میں جو ٹرانسجینڈر کمیونٹیز ہیں وہ اصل میں ہم جنس پرستی کے لیے کام کر رہی ہیں. یہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھ کے رپورٹ پہ لکھا ہوا ہے. جی, بڑے معصوم سے لوگ ہیں. اینڈ دین دیر از سم تھنگ ایلس ٹو اٹ, کہ یہ جتنی تنظیمیں ہیں ٹرانسجینڈرز کی, یہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ عورت مارچ کے ساتھ لنکڈ ہیں. اور برٹش ہوم آفس نے بھی اس چیز کو اکنالج کیا ہے کہ جو کوئر کمیونٹی کا کانفیڈنس ہے یہ بھی لنکڈ ہے عورت مارچ کے ساتھ, وچ از دا ریزن کہ ہم پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ عورت مارچ از جیسا فراڈ, ان کا عورتوں کے حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سارا آپ کے پاس ڈیفینیٹلی ایویڈنس ہوں گے ہر بات کے. جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو ایسے ہی چلائیے گا, کسی کو بھی ایویڈنس چاہیے, میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں, اوریجنل ڈاکومنٹ شیئر کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے خواجہ سرا اور یہ
तंजीमें, NGOs हम देख रहे हैं, ये सारी औरत मार्च से मुंसलिक हैं और पीछे इनके वो हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी, क्योंकि मैं एक लफ्ज़ का जिम्मेदार हूँ, तो प्लीज़ दोबारा से कहिए। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ हम जिन्स परस्ती को फैला रही हैं। दैट इज़ नॉट टू से कि पाकिस्तान में हर ख्वाजा सराव उसका हिस्सा है। बहुत से ख्वाजा सराव इनके खिलाफ भी हैं। वो इनके फॉर एग्जांपल जिस ख्वाजा सराव ने ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ मुजाहरे किए थे पाकिस्तान भर में, हम उनको तो इल्ज़ाम नहीं दे सकते। तो आप कह रहे हैं कि हम जिन्स परस्ती इनका एजेंडा है, ये कह सकते हैं? यस, कि औरत मार्च का भी ये एजेंडा है? इल्गा के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने ये औरत मार्च वालों को मल्टीपल टाइम्स ये पब्लिकली मैंने उनसे कहा है कि अगर मैं आपको डिफेम कर रहा हूँ, प्लीज़ सू मी, क्योंकि अदालत में मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करना। बड़े बड़े मौजूद हज़रात औरत मार्च में जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, वो क्या इन सबको ये मेरे लिए भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हम जिन्स परस्ती असल में लेके आनी है पाकिस्तान में, और थ्रू ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी औरत मार्च एजेंडा ये है? एजेंडा ये है। जो लोग औरत मार्च में जाते हैं, मैं सबको मैं ब्लेम नहीं करता, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान में औरतों का इस्तेहसाल तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कोई आदमी भी उठ के कहे कि हम औरतों के हक में काम करना चाहते हैं, श्योर, लेकिन इशू ये है कि ये बददियानत तबका है कि जो पहले ही पिसी हुई औरतें हैं उनका नाम यूज़ करके असल में हम जिस परस्ती को पाकिस्तान में हम कर रहे हैं। अच्छा। और अब तो आप देख लें कि पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर भी उनके साथ उठना बैठना शुरू हो गए। ये कैसे हो सकता है? आप मुझे खुद बताइए कि आप औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं और आपने ट्रांसजेंडर्स को भी औरतों के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, जानते हुए कि ये मर्द हैं, और ये मर्द हैं, ये औरतों में घुस आए हैं, तो इन्होंने औरतों की प्राइवेट स्पेसेस भी वायलेट कर रही हैं, उनके वॉशरूम्स भी यूज़ करने हैं, उनके साथ स्पोर्ट्स भी करनी है, उनके लिए जो डेजिग्नेटेड इलेक्शन की सीट होती है उन पर और औरतों के हकूक़ मार देने हैं कि जो औरत के लिए एक सीट रखी गई है उस पर कोई मर्द अपने आप को औरत डिक्लेयर करके वो आ जाएगा। अगर आप औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ट्रांसजेंडरिज्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि जो सैंक्टिटी ऑफ बीइंग वुमनहुड है, जो शर्फ नस्वानियत जिसे कहा जाता है, हमने उसको प्रोटेक्ट करना है। हर मर्द मुंह उठा के अपने आप को औरत डिक्लेयर करके औरत बन जाए, इसमें औरत की इज्जत कहाँ? इस माशरे में कौन मर्द से औरत बनना चाहेगा? 10,000 का डेटा तो आपको बताया मैंने। नहीं, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही क्या उसकी दुनियावी क्या फ़वाइद मिल सकते हैं उसे। यानी आज अच्छा खासा मर्द है जो जहाँ पे जाता है, अगर इस सोसाइटी को देखें तो उसकी इज्जत ज़्यादा है, उसको कोई तंग नहीं करता ये वो, और औरत को तो अगर वो अकेली है तो यहाँ पे क्या हाल हो सकता है उसका? दुनिया में उसको क्या दुनियावी फ़ायदा इसका हो सकता है? ये जो अमेरिका की तरफ से $200 मिलियन जो कि ऑन रिकॉर्ड है, मैं ऑफ रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑफ रिकॉर्ड वाली नहीं करूँगा, ठीक है, जो ऑन रिकॉर्ड है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स और इन तरह की चीज़ों के लिए $200 मिलियन जो किया हुआ है, तो ये क्या मेरी जेब में आता है? ये तो आप कह रहे हैं इन लोगों को मिलते हैं वो पैसे किसी NGO के थ्रू, कहीं से इस तरह से मिलता होगा? कहीं तो जाता है ना। आप बताएं कि UNDP वालों ने जब मदद करने की कोशिश की ख्वाजा सराओं की इस्लामाबाद में, उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, नदीम कशिश अगेन ऑन रिकॉर्ड, आप उनको पॉडकास्ट में लेके आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ लोगों से रिलेशन वगैरह भी लेके, कुछ खुद अपनी मदद करके एक मस्जिद के लिए सिर्फ मटीरियल वहाँ पे मंगवाया कि हम मुसलमान तो हैं, नमाज़ पढ़नी है। ये जो तंजीमें पाकिस्तान में हम जिस परस्ती के लिए काम कर रहे हैं उनसे दफ्तर वापस ले लिया सारा, इसलिए कि यार अब नमाज मज़हब की तरफ ना जाएँ, आपको सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन कई ख्वाजा सराय हैं जिन्होंने मदारिस बना ली हैं, मसाजिद बना ली। मैं खुद एक से मिला जाके, जी उन्होंने मसाजिद बनाई हुई हैं, फंड करते हैं वो। अभी रिसेंटली एक उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, बड़े पीक के टाइम पे उन्होंने अपने बाल कटाए हैं, सारी ज़िंदगी को इस पर लानत भेज के अभी उम्रे के लिए गए हैं। आई मीन दोस एग्जाम्पल्स यू कैन फाइंड, हज़ारों में है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सॉरी, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और बात ज़्यादा है हमारे पास, ये मुझे बताएं कि हम जिस परस्ती पाकिस्तान में लाना क्यों चाहते हैं वो लोग, उनका ये एजेंडा क्यों है, इससे उनको क्या हासिल होगा? पाकिस्तान पहले ही मुझे बताएं कितना को अच्छा आगे बढ़ रहा है, हमारी कौन सा सेगमेंट है जिसमें हम बड़े कोई अफलातून है, वो क्यों करना चाहते हैं ये सब, उनको क्या फ़ायदा होगा? मेरा व्यू ये है कि पाकिस्तान में चूँकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर वो मुल्क जो जिसकी आबादी ज़्यादा है वो निशाने पे रहेगा वन वे और दी अदर। ठीक है, क्यों? इसलिए कि लिबरलिज्म को बहरहाल लोग तो चाहिए। अब लिबरलिज्म का प्रॉब्लम यह है कि जहाँ पे जाता है वहाँ पे आबादी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका एक नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस है, उसका पूरा एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है जो इस वक्त अगेन हमारे पास वक्त कम है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन लिबरलिज्म के अंदर जितनी जो तीन मेजर चीज़ें हैं, एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म है जो डेमोक्रेसी की सूरत में, लिबरल डेमोक्रेसी की सूरत में, एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म है जो कैपिटलिज्म की सूरत में आता है, और एक कल्चरल लिबरलिज्म है जो कि इंडिविजुअलिज्म की सूरत में आता है। उसके अंदर कंज्यूमरिज्म होता है, वो लिंक कर देता है फिर डेमोक्रेसी को, क्योंकि डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो स्पॉन्सर्ड होती है। ठीक है, वेस्ट में भी अगर आपने अगले इलेक्शन में अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन सा सदर जीतेगा, मुझे एक हफ्ता दिन मैं आपको बता दूंगा। दिस इज़ हाउ आइडेंटिफाइड इट इज़ कि किसको कौन से स्पॉन्सर कहाँ से मिल रहे हैं। अच्छा, फिर कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म उस उसके अंदर आ जाता है, उसके लिए आपको एक बड़ी मार्केट चाहिए होती है। अब वेस्ट के अंदर तो लिबरलिज्म ऐसा कंसीड होता जा रहा है, पॉपुलिज्म बढ़ता जा रहा है, लिबरलिज्म की वो अहमियत नहीं रही जो आज से 10-15 साल पहले होती थी। 2006 के बाद तो डेफिनेटली डिक्लाइन पे जा रहा है। अब पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे आबादी ज़्यादा है और नज़रिया कमज़ोर है गुरबत की वजह से, जहाँ पे भी गुरबत होती है वहाँ पे लोगों को कायल करना बड़ा आसान हो जाता है। पाकिस्तान बड़ी जल्दी मटीरियलिस्टिक तरक्की कर सकता है अगर ये इस्लाम को छोड़ दे, इसराइल को एक्सेप्ट कर ले, वेस्टर्न वैल्यूज़ को यहाँ पे लेके आ जाए, चाइना के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका के लिए हम उनकी आंख का तारा बन जाएंगे कि अगर मिनी अमेरिका चाइना के बॉर्डर पे हम क्रिएट कर देते हैं अगर, तो दे वुड लव टू हैव दैट।
چائنا +1 ماڈل کو یوز کرتے ہوئے وہ پاکستان کے اندر اتنی انڈسٹری انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ امریکہ بذات خود ایک ڈوبتا ہوا شپ ہے، اس کا اپنا فیوچر نہیں ہے. $83 ٹریلین کی کمٹمنٹ جو اس کے پاس ہے، اس کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے. دنیا میں جنگوں میں اس کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے ہوتی ہے. رشیا نے جو اس کو ٹف ٹائم دیا یوکرین میں، سب کلیئر ہو گیا ہے. اس لیے ہم اپنی آئیڈینٹی کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں کہ فیوچر ہم نے ریکریٹ کرنا ہے اپنے پاسٹ میں روٹ کر کے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ہمیشہ کسی اور کی جو وہ تھا کسی اور کی جو دھن اس پہ رقص کرتے رہیں. ہمیں اپنی دھن پہ رقص کرنا ہے. ہم اس لیے ریزسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ایک آرڈر چاہیے. یہ جتنے آئیڈیاز ہیں ہم مان لیتے ہیں امریکہ کے پالیسی لیول پہ، جو کہ منوا بھی رہا ہے، یہ جو اگر میں نے اسکولوں وغیرہ کی ایگزامپلس دی ہیں منوا تو رہا ہے، لیکن سب کے پیچھے امریکہ. دیکھیں ہم جب کہتے ہیں امریکہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے، لیکن ہم سردار کے نام لیتے ہیں تو یہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے بیسکلی، جو خود کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتی ہے. لیکن اس پاکستان میں ہم بھی ہوں اور سیکولرزم بھی آ جائے تو پھر ہم پاکستانی ہونے کا کیا فائدہ ہے. سو اٹ وونٹ ہیپن انشاءاللہ.